नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। सबसे बड़े मुद्दे में आज बात एक बीमारी की जिसने हाल ही में राजस्थान में अपनी दस्तक दे दी है। राजस्थान में दिमाग और हड्डियों में मवाद भरने वाली एक घातक और जानलेवा बीमारी की एंट्री हो गई है। जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में इस बीमारी के 5 मरीज पिछले 6 महीने में सामने आ गए हैं। चिंताजनक बात यह है कि इनमें से एक मरीज की मृत्यु हो गई है। ये घातक बीमारी प्रथम विश्व युद्ध में भी कहर बरपा चुकी है और उसके बाद अब इसने राजस्थान में दस्तक दी है। पहले विश्व युद्ध के दौरान करीब 100 साल पहले यानी वियतनाम में इस बीमारी का प्रकोप फैला था। मेलिओडोसिस इस बीमारी का नाम है। मेलिओडोसिस नाम की बीमारी की राजस्थान में एंट्री होने पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। ये बीमारी बर्गहोल्ड्रिया स्यूडोमेलाई बैक्टीरिया के कारण होती है, जो चमड़ी पर किसी तरह के घाव के रास्ते से शरीर में प्रवेश करता है। यह बैक्टीरिया दिमाग की नसों और शरीर की हड्डियों में मवाद पैदा कर देता है। गंभीर स्थिति में मरीज की मौत तक हो जाती है। पिछले 6 महीने में एम्स जोधपुर में 5 मरीज सामने आ चुके हैं। इसमें से एक महिला मरीज की मौत हो चुकी है। एक मरीज का इलाज अभी भी जारी है। ये बीमारी को पैदा करने वाला बैक्टीरिया मिट्टी, धान या चावल के खेतों और पानी वाली जगहों को सक्रिय वहीं पर होता है। पश्चिमी राजस्थान में पहली बार पाली, जालौर, जोधपुर जैसे सूखे माने जाने वाले इलाकों में इस बीमारी के 5 मरीजों के सामने आने से खतरे की घंटी बज चुकी है। शुरू में तो ये बीमारी निमोनिया की तरह लगती है, फिर ये फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों पर असर डालना शुरू कर देती है। गंभीर स्थिति में फेफड़ों से बाहर आकर खून के रास्ते हड्डियों में पहुंच जाती है। वहां मवाद यानी पस बनाना शुरू कर देती है। अब इस बीमारी में देखिए, मरीजों की मौत का आंकड़ा 16 से 50% तक हो सकता है। सबसे बड़े मुद्दे में आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। मेलिओडोसिस की एंट्री मवाद की बीमारी से बच के। ये एक घातक रोग है मेलिओडोसिस। जैसा कि मैंने बताया, ये एक बैक्टीरिया बर्गहोल्डेरिया स्यूडोमेलाई की वजह से होता है, जो कि जमीन के अंदर होता है। और जो लोग पानी के चावल के खेतों में काम करते हैं या किसान लोग होते हैं, तो उनकी श्वास के द्वारा ये हमारी शरीर में प्रवेश करता है। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनको किडनी की बीमारियां हैं, तो उन लोगों में ये ज़्यादा संक्रमण करता है। श्वास के द्वारा ये सबसे पहले फेफड़ों में पहुंचता है और वहाँ निमोनिया कर सकता है। और उसके बाद रक्त प्रवाह से ये रक्त के द्वारा किसी शरीर के और दूसरे अंगों में, तिल्ली, यकृत, हड्डियां, गुर्दा, वहाँ पे पहुँच के वहाँ पे भी मवाद पैदा कर सकता है। तो इसकी जांच हमारे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया की जांच के लिए हमारे पास उसका कल्चर करते हैं। हम उसको बैक्टीरिया को हमारे पास में आर्टिफिशियल मीडिया होते हैं, उस पर ग्रो कर लेते हैं और उसका फिर पता लगाते हैं कि कौन से बैक्टीरिया है जिसकी हमारे सैंपल्स में ग्रोथ हुई है। और साथ ही साथ में नई तकनीक हमारे पास में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर की तकनीक है, जिसमें कि हम इस बैक्टीरिया के डीएनए को कई गुना मल्टीप्लाई करा के और उसको देखते हैं। उसके लिए हम स्पेसिफिक प्राइमर यूज करते हैं, जिससे कि सिर्फ यही बैक्टीरिया जो है एम्प्लीफाई होता है और इसकी हम जांच कर सकते हैं। मेलिओडोसिस बर्गहोल्डेरिया स्यूडोमेलाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है, जो कि ज़मीन में पाया जाता है और ज़्यादातर हमारे श्वास के रास्ते शरीर के अंदर जाता है। ये सामान्यतया श्वास की दिक्कत, बुखार के साथ करता है, साथ में निमोनिया का संक्रमण कर सकता है। ये शरीर के सभी अंगों को असर डाल सकता है। इसके अंदर हमारे यहाँ पे 4 मरीज जो पाए गए, उनमें से 2 के अंदर निमोनिया के लक्षण थे। एक मरीज लीवर में पस के कलेक्शन से आया और बाद में उसके हड्डियों के अंदर भी हमें इसका इन्फेक्शन मिला। बहुत कम ये दिमाग को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो एक मरीज़ हमारे पास में दिमागी संक्रमण के साथ में भी इसके साथ में आया। तो मेलिओडोसिस बीमारी के अंदर जो संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है और समय पे और उपयुक्त इलाज करने से इससे जान बचाई जा सकती है। दिमाग व हड्डियों में मवाद भरने वाली घातक बीमारी मेलिओडोसिस की अब राजस्थान में एंट्री हो चुकी है।
100 वर्ष पूर्व प्रथम विश्व युद्ध में वियतनाम में कहर बरपाने वाली यह घातक बीमारी अब राजस्थान में भी एंट्री कर चुकी है और जोधपुर एम्स में अब तक करीब इसके 5 मामले सामने आए हैं, जिसमें एक महिला मरीज की भी मौत हो चुकी है। यह घातक बीमारी जमीन से पनपने वाली एक बैक्टीरिया जनक बीमारी है, जो व्यक्ति के चमड़ी से उसके घाव के साथ ही सांस के द्वारा भी जो है उसके शरीर में पहुंचती है और कहीं घातक बीमारी है। वहीं एम्स जोधपुर के चिकित्सकों ने भी ये माना है कि ये बीमारी कहीं रूप में घातक है, लेकिन अगर समय पर इस बीमारी का पता चलता है तो निश्चित रूप से जान भी बच सकती है। और वहीं जो है वो इस सांस के द्वारा इस बीमारी को फैलने को लेकर भी जो है अभी एम्स प्रशासन भी सतर्क है और कह सकते हैं इस बीमारी से निपटने के लिए भी कई व्यापक जो है वो बंदोबस्त भी जो है चिकित्सकों द्वारा भी किए जा रहे हैं। और इस जांच को इस बीमारी की जांच के लिए जो है वो जोधपुर एम्स के माइक्रोबायोलॉजिकल विभाग में ही जो है इस बीमारी की जांच के लिए जो है वो जांच की जाती है। जहाँ कह सकते हैं आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से अब सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद थे जोधपुर एम्स के बाहर, जहां पर उन्होंने रिपोर्टिंग भी करी, डॉक्टरों से भी उनकी मुलाकात हुई। हमारे साथ चर्चा में भी जुड़ेंगे मुकुल, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि ये बीमारी आखिर है क्या। मेलियोडोसिस बीमारी क्या है? ये बीमारी एक बैक्टीरिया पॉजिटिव मिट्टी से होने वाली बीमारी है। प्रथम विश्व युद्ध में वियतनाम वॉर के बाद सैनिकों में बीमारी एक साथ बड़े स्तर पर फैली थी, जो कंट्रोल नहीं हो पाई थी। अमेरिकी लैब में जांच पर बैक्टीरिया स्यूडोमेलाई से जनित रोग पता चला और वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, भारत और ऑस्ट्रेलिया में बीमारी नजर आती है। भारत में कर्नाटक के मणिपाल में ये बीमारी सबसे पहले सामने आई, बाद में एमपी, केरला, उड़ीसा तक में इसके मरीज सामने आए और अब राजस्थान भी इसके निशाने पर आ गया है। किसानों, मजदूरों, बच्चों को कोमॉर्बिडिटी वाले मरीजों को सबसे ज्यादा इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो मेलियोडोसिस बीमारी क्या है ये हमने आपको बताया। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? चमड़ी पर अल्सर, ये इसका एक बड़ा लक्षण है। तेज बुखार, ये भी इसका एक लक्षण है। तीसरा लक्षण क्या है, जरा वो देखते हैं। सांस फूलना, चमड़ी पर अल्सर, तेज बुखार, सांस फूलना, मांसपेशियों में दर्द होना, सीने में दर्द होना, साथ ही एनोरेक्सिया, ये भी इसका एक लक्षण है। पेट में दर्द होना, ये इसके बड़े लक्षण हैं इस बीमारी के, जिसका नाम है मेलियोडोसिस। वजन में गिरावट आना भी इसका एक बड़ा लक्षण होता है। अंग में फोड़े पड़ जाना, यानी ऑर्गन्स में भी फोड़े पड़ जाते हैं, ये इसका एक प्रमुख लक्षण है। लेकिन इन तमाम लक्षणों में आप अब ये लक्षण जो आपने देखे, आपको सुन के ऐसा लगा होगा कि ये लक्षण तो अन्य बीमारियों में भी होते हैं। सांस फूलना सीधा निमोनिया से जुड़ता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जुड़ता है, पेट में दर्द होना, वजन घटना, और भी बीमारियां हैं जिनके यही लक्षण होते हैं। और यही कारण है कि इस बीमारी को इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा पा रहा। डॉक्टर भरत सिंह शेखावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडिशनल प्रिंसिपल हैं आप कोटा मेडिकल कॉलेज में। स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सुजीत शाही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन एंड ईआर में, और हमारे सहयोगी मुकुल परिहार भी हमारे साथ मौजूद है, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। आप तीनों लोग का बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में कर लेता हूं डॉक्टर भरत सिंह शेखावत साहब से। भरत सिंह साहब, ये लक्षण जो हम बता रहे थे अभी अपने ग्राफिक्स के जरिए, इससे एक और चीज़ ध्यान में ये भी आ रही है कि भाई ये लक्षण तो जनरल लक्षण है, मतलब अन्य बीमारियां के भी यही लक्षण होते हैं। तो फिर ऐसे में सर इस बीमारी को पकड़ना तो बड़ा कठिन हो ही जाता है। इस पर चर्चा तो करनी है, लेकिन सबसे पहले भरत सिंह साहब, ये बीमारी है क्या, कहाँ से आ गई? ये एक नई आफत राजस्थानियों पर कैसे, कहां से आई है? देखिए ये बीमारी अभी जैसा कि आपने बताया जोधपुर एम्स में डिटेक्ट की गई है, और ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट जहां स्पेसिमेन हम लोग भेजते हैं वो इसको रिपोर्ट करता है कि इसमें ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। लक्षण तो इसके दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह, जैसे आप अभी बता रहे थे, वैसे ही लक्षण आते हैं। अभी तक हमारे कोटा मेडिकल कॉलेज में इस तरह के कोई मरीज सामने नहीं आए, पर ये जैसा कि आपने बताया, संक्रमित मिट्टी और संक्रमित पानी से ये फैलती है और ये बड़े लेवल पे पहले फैल चुकी है। लेकिन अभी फिलहाल कोटा में इसका कोई भी मरीज नहीं आया है। इसको पहचानने का तरीका तो यही है कि जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है वो हमको इन्फॉर्म करता है कि साहब ये जो स्पेसिमेन भेजा है इसमें ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वर्क होल्डेरिया स्यूडोमेलाई है,
तो इससे ये पता लगता है कि ये मेलियोडोसिस की बीमारी से ग्रसित है। तो इसके बारे में सर कुछ और जानकारियां, जो कि अब मुझे लगता है कि शायद अब आप ये कह रहे हैं कि अब आगे, क्योंकि अब ये इसने दस्तक दी है, तो अब आगे इस पर रिसर्च होगी, आगे जानकारियां जुटाई जाएंगी, ये हो सकता है। अभी तक इसके बारे में इतना ध्यान में नहीं इसको लिया गया था। हाँ, ये सामान्यतया ऐसी बीमारी हमने भी बहुत कम देखी है। मेडिसिन के पीपल थोड़ा बहुत इसके बारे में बता रहे हैं आपको, पर ये कोई बहुत कॉमन बीमारी नहीं है और बहुत ही कम देखने में आती है। पर जैसा अभी संक्रमण हुआ है तो हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है कि ये बड़े पैमाने पे नहीं फैले। ठीक है, तो भरत सिंह शेखावत साहब कह रहे हैं कि बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर सुजीत शाही भी हमारे साथ हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं आप इंडियन इंटरनल मेडिसिन के। सुजीत सर, इसकी दवाई क्या अब आगे जनरेट होगी, क्या उस पर अब काम होगा? क्योंकि अब तक तो बहुत ज़्यादा ये विषय चर्चा में ही नहीं था, तो इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि इस पर इतना ध्यान उस तरीके से नहीं दिया गया होगा। लेकिन क्या अभी की क्या अपडेट आपके पास इसकी दवाइयों को लेकर के, इसके बारे में? तो नमस्कार आप सभी को, गुड इवनिंग जी। एज पर आप सबको पता है कि जो मेलियोडोसिस बीमारी है अभी एक प्रेजेंट कंडीशन में हमारे पास एक नई बैक्टीरिया शुरू हुई है। बेसिकली यही चीज़ है कि जो सिम्टम्स आते हैं ये नॉर्मल सिम्टम्स, आप बीमारी को ना लेके अगर हम नॉर्मल पेशेंट को देखें तो लीवर एब्सेस होता है, बस होना लीवर में होना आजकल के रेयर बात में बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये भी इसके कोमोर्बिडिटीज अन कंडीशंस में डायबिटीज हो गई, बीपी हो गई, कोमोर्बिडिटीज रहा किसी पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग, तो उसमें ये पस बनना स्वाभाविक होता है। ठीक है, जहाँ तक रही जो बीमारी अभी हम फेस कर रहे हैं, जो राजस्थान में आ रहा है, तो इसके हमें फर्दर हम कैसे इसको देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, जो भी रिएक्शन जो भी हम टेस्ट करते हैं, पीसीआर हो गया, कैसे हो गया, तो हम इसके बेसिस पर स्टडी करेंगे। पर फिलहाल के ट्रीटमेंट में हमारे पास सिर्फ एंटीबायोटिक के बेसिस पे वी हैव ओनली सम दिस हम कोट्रिमेजोल बोलते हैं, जिसको सेप्टान नाम से भी बोला जाता है। लेकिन ये ड्रग आई है और एक सेप्टाजिडिम आई है विच हैज अ गुड कवरेज अगेंस्ट ऑल ग्राम नेगेटिव बैसिलाइज एंड एवरीथिंग, बिकॉज ये जो बैक्टीरिया कॉज करता है ये ग्राम नेगेटिव, बेसिकली हम ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखते हैं, तो ये ग्राम नेगेटिव स्टेट में ज़्यादा आता है। तो इनमें हम ये बैक्टीरिया बेसिकली इन बैक्टीरिया को जो एंटीबायोटिक होती है वही चीज़ें होती हैं एज पर द स्टडी जो हम देना चाहते हैं, और जो हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेफालोस्पोरिन्स बोल दिया जाता है, प्लस एक और हम जो कोट्रिमेक्सोल बोल रहे हैं, यही 2 डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं फिलहाल के लिए। रेस्ट बाकी जो भी ट्रीटमेंट, जो भी सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सपोजिटिव मैच करेंगे। अगर कोई पेशेंट सेप्टिक शॉक में चला गया, सेप्सिस में चला गया, शॉक में उसका बीपी चला ज़्यादा हो गया और शॉक में रहा, तो उसमें थोड़ी समस्या रहती है, तो हमें देखना पड़ेगा, हम उसके तरफ से हम टैकल करेंगे। और जैसे जैसे आगे पेशेंट्स आते रहेंगे और उसके हम उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती रहेगी, और फिर ऐसे लेकिन फिलहाल सुजीत साहब, अभी जो क्या मेडिकेशंस चल रही होंगी? जोधपुर एम्स अस्पताल में भी 5 लोग का इलाज भी जारी है इसी आइडिया बस एंटीबायोटिक्स होती है सर, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अगर पेशेंट शॉक में ना रहा, अब पेशेंट सिम्टोमेटिकली रहा, तो हम उसको कुछ एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स दे के, एंटीबायोटिक्स चालू करके, और हमें उसके आगे देखते रहेंगे कि उसके काउंट्स हम मॉनिटर करेंगे, टीएलसी देखेंगे कि वो पेशेंट और डिटोरिएट ना हो जाए और कहीं वर्स ना हो जाए। ये चीजें अब फिलहाल मॉनिटर होती रहेगी। हम कल्चर्स करेंगे, हम जो आपके संवाददाता बता रहे थे, पीसीआर रिएक्शन, पीसीआर जो टेस्ट होते हैं, जो हमारे पैनलिस्ट भी बता रहे थे, तो यही सब चीजें अभी आगे चलेंगी और इसके आगे सब हम बस मैनेज कर सकते हैं। सुजीत साहब, पेशेंट शॉक में ना चला गया, इसका क्या मतलब हुआ? जरा अगर आप आसान भाषा में बता पाएं। सेप्टिक शॉक, अगर शॉक पेशेंट हमारे पास सेप्सिस में आता है, जब पेशेंट सीवियर सेप्सिस में होता है तो बहुत टेंडेंसी होती है कि इसमें 10 से 12% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पेशेंट की बीपी बिल्कुल फॉल हो जाती है शॉक के वजह से, जिसकी वजह से हमें उसका इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग करना पड़ता है। तो उसमें हम मोर एंटीबायोटिक्स देके पेशेंट को इंटेंसिव केयर रह के मॉनिटरिंग करते रहें कि भाई पेशेंट के एंटीबायोटिक कितना रिस्पॉन्स कर रहा है वो पेशेंट, इस तरीके से आगे चलता रहे। ठीक है। डॉक्टर भरत सिंह साहब, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप कोटा मेडिकल कॉलेज के एडिशनल प्रिंसिपल हैं, तमाम स्टूडेंट्स आपके सानिध्य में तैयार होते रहे हैं। क्या हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं, क्या वो इस तरीके से ट्रेंड होते हैं कि जब एक नई समस्या आती है जिसके बारे में लेस रिसर्च है, अभी लेस जानकारी उसके बारे में है, उसकी मेडिकेशन कौन सी इफ़ेक्टिव हो सकती है, अभी इसकी भी इतना पुख्ता जानकारी नहीं है, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उस वक्त में क्या हमारे डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग है, उनकी जो पढ़ाई है, क्या वो इतना उन्हें एक्सप्लोर करने देती है कि वो नए आयामों को कैसे डील करें सफलतापूर्वक? देखिए, ऐसा है कि ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि इन्फेक्शन हो तो उसमें किस तरह की मेडिसिन को चूज करना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये भी दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह एक इन्फेक्शन
जो कॉमन है उसमें मेडिसिन के लोगों को, दूसरे डॉक्टर्स को ज्यादा थोड़ा अनुभव होता है कि भाई इसमें इस तरह के मौसम में ये बीमारी फैलती है, तो इसमें ये एंटीबायोटिक ज्यादा प्रभावी है। इसके अलावा जो हमारे पैथोलॉजी के साथी हैं, माइक्रोबायोलॉजी के साथी हैं, वो कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं और वो सजेस्ट करते हैं कि इसमें ये एंटीबायोटिक है जो इफेक्टिव है, तो उसको हम अधिक प्रयोग करते हैं और उससे हम पता कर सकते हैं। इसमें अलग से कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, पर ये जरूर है कि अनुभव की कमी है, क्योंकि ऐसे पेशेंट देखने को नहीं मिलते। मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट में ऐसी कोई बीमारी कभी मैंने देखी नहीं, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पहले कभी नहीं आती थी, अभी आने लग गई है। तो जब ये आ जाती है तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक इफेक्टिव है उसके बारे में भी रिसर्च होती है, और इसमें हमको जो लेबोरेटरी है हमारी पैथोलॉजी की और माइक्रोबायोलॉजी की, वो भी हमको गाइड करती है कि उसमें कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं लोग। उसमें ये देखते हैं कि ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और इस बैक्टीरिया में वो विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक से उसकी सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं और ये बताते हैं कि इस बैक्टीरिया के खिलाफ ये एंटीबायोटिक जो है वो प्रभावी है। तो इससे हमको क्लिनिशियन। अच्छा शिगाल साहब, इसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई किसान और मजदूर जो हैं उनको और उनके बच्चों को खास बचने की ज़रूरत है, प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो ये जो बात है कि ये मिट्टी में और पानी की जगहों पर ज़्यादा ये बीमारी होती है, थोड़ा इस पर आप कुछ बता पाएँ, थोड़ा बेहतर जानकारी दर्शकों को मिल जाएगी सावधान रहने के लिए। जो लोग मजदूर हैं वो मिट्टी में और संक्रमित पानी में और संक्रमित मिट्टी में काम करते हैं, प्राय नंगे पैर भी काम करते हैं, तो उनको ये होने के ज्यादा चांसेस है। तो एक तो जिस एरिया में ये रिपोर्ट की जाए वहाँ लोगों में इस बात की अवेयरनेस फैलाई जाए कि भाई ये बीमारी यहाँ हो रही है, तो इसलिए वो थोड़ी सावधानी बरतें। दूसरा ये है कि जो लोग मिट्टी में ज्यादा काम करते हैं उनको होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं। तो इसमें अवेयरनेस की और कुछ सावधानियों की भी आवश्यकता है कि संक्रमित मिट्टी के और संक्रमित पानी के संपर्क में ऐसे लोग नहीं आए, तो कुछ हद तक इससे बचाव किया जा सकता। इससे बचाव किया जाए, ठीक है। हमारे सहयोगी मुकुल परिहार लगातार आज एम्स में उनका चक्कर लगता रहा, उन मरीजों से भी, उनके परिजनों से भी आपने मुलाकात की, मुकुल, और डॉक्टर से भी बातचीत की। क्या स्थिति जोधपुर के उस डिपार्टमेंट में आपको दिखाई दी जहाँ पर उन मरीजों का इलाज चल रहा था? डॉक्टर्स क्या असमंजस में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एक नया विषय है, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, प्रेशर क्रिएट होता है? क्या स्थिति जोधपुर एम्स में आज? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जिस प्रकार से मेलियोडोसिस जो एक बीमारी आई है राजस्थान में, इस बीमारी की फिलहाल तक जो है कोई हिस्ट्री भी नहीं रही है। और आमतौर पर जब चिकित्सक जो मरीज आता है तो इसके जो अधिकांश जो सिम्टम्स होते हैं वो निमोनिया से जुड़े हुए होते हैं। जहाँ जो पिछले 6 महीने में जोधपुर एम्स में करीब 6 मामले आए हैं, जिसमें एक महिला मरीज की मौत भी हो गई है। और लगातार जिस प्रकार से ये मामले ये बढ़ रहे हैं, और चिकित्सकों का ये भी कहना है कि ये जो बीमारी है ये अपना स्ट्रेन भी बदल रही है, जहाँ कहीं न कहीं चुनौती भी है, क्योंकि इस संबंध में जो है वो चिकित्सा विभाग की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई थी। हालांकि जो एम्स है, क्योंकि भारत सरकार के संस्थान है और यहाँ संसाधन भी कहीं है, लेकिन यहाँ की जो माइक्रो बायोलॉजी लैब है यहीं पे जो है इसकी जो जांच भी होती है, या कह सकते हैं जिस प्रकार से अगर, और लेकिन हालांकि चिकित्सकों में आपको ये भी बताना चाहूंगा, चिकित्सकों ने ये भी कहा है कि अगर इस बीमारी का जो है वो समय रहते पता चलता है तो निश्चित रूप से इसका उपचार भी संभव है। और जोधपुर एम्स में एक मरीज अभी भी जो है वो इसका उपचार ले रहा है और 2 मरीज इससे ठीक भी हुए हैं। जी। और मुकुल, लेकिन जब आज अस्पताल आप पहुंचे, क्या किसी डॉक्टर से भी आपकी बातचीत हुई वहां पे? जी बिल्कुल, मेरे कुछ डॉक्टर्स से भी बात हुई है और उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से ये मामले बढ़ रहे हैं, और क्योंकि आमतौर पर जो इसे एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, और आमतौर पर इसके जो बैक्टीरिया हैं जैसा कि जो चावल के खेत होते हैं उनमें पनपता है। इसके अलावा जो जल भराव वाले क्षेत्र होते हैं उसमें भी इसके बैक्टीरिया जो है वो पनपते हैं, और विशेष रूप से ये व्यक्ति के शरीर में जो चमड़ी के ऊपर जो घाव होते हैं उसके रास्ते भी शरीर में प्रवेश कर सकता है, और इसके अलावा जो सांस के द्वारा मुकुल, जो लोग जिन लोग का इलाज वहां जारी है, जिन 5 लोग का इलाज अभी जारी है, उनकी सेहत और उनके प्रोग्रेस के बारे में क्या रिपोर्ट डॉक्टर्स ने दी आपको? जी बिल्कुल, उन्होंने ये बताया जिस प्रकार से पिछले 6 महीने के अंदर जो है वो 5 मामले सामने आए हैं गत 6 माह के अंदर। उसमें 2 मरीज इसमें जो है वो ठीक भी हुए हैं, जैसे उनका पूर्व में जो है वो निमोनिया के पेशेंट के तौर पर उनका उपचार किया जा रहा था, लेकिन जब माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में जब ये चीज की पुष्टि हुई कि इनको ये डिजीज है, जब उसके बाद में उसका समय रहते उपचार भी किया गया और 2 मरीज जो है वो स्वस्थ भी हुए हैं। और इसमें विशेष तौर पर जो इफेक्ट होता है, और बात करें जैसे जो ब्रेन की नसें हैं या हड्डियां हैं उनमें मवाद भर जाता है, जिसमें कई बार जो
उनको बहुत कष्टदायी पीड़ा भी होती है, असहनीय दर्द भी होता है। और विशेष रूप से जिनमें रोग प्रतिरोध की क्षमताएं कम होती है, जैसा कोई ब्लड कैंसर का पेशेंट है, उनके लिए या और लिवर दिक्कत है। जी जी लिवर फाइब्रोसिस या लिवर सिरोसिस, या जो नेफ्रोलॉजी विभाग से जो जुड़े हुए जो पेशेंट होते हैं, जो किडनी का उपचार ले रहे हैं, और विशेष तौर पे जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनको भी जो है इसके बैक्टीरिया के चपेट में आने की संभावनाएं भी रहती है, उनको भी प्रिकॉशंस की जो है मुकुल, कब वो उनको, आवश्यकता। कब डॉक्टर्स ने, कब ये फाइनल, उनको जब कब कंफर्म हो गया, कब ये माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हुआ, कितने दिन पहले डॉक्टर्स को कंफर्म हुआ कि ये बीमारी निमोनिया या कुछ और नहीं बल्कि ये नई एक बीमारी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछले 6 महीनों के रिकॉर्ड की बात करें तो जो पेशेंट, क्योंकि अधिकांश पेशेंट जो है, जो 5 पेशेंटों की अपन बात कर रहे हैं, उसमें 2 पेशेंट जोधपुर से हैं, एक पाली से है, एक जालोर से हैं, और इसी बीमारी के चलते एक महिला की मौत भी हो चुकी है। और जो पेशेंट है उनमें जो रिपोर्ट्स है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में ही जो है इस बैक्टीरिया की जांच होती है, और गत करीब 1 से 2 माह पूर्व ही जो है इसके कई मामले धीरे धीरे जो सामने, क्योंकि ये स्ट्रेन भी बदल रहा है, तो डॉक्टरों के सामने भी ये चुनौती है कि किस प्रकार से इसको आइडेंटिफिकेशन कर सके और उसको किस प्रकार से उपचार दिया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे रोगी होते हैं जिनको अन्य डिजीज भी होती है, और कई ऐसी मेडिसिन भी होती है। नहीं तो मुकुल, कब ये कंफर्म कब हुआ डॉक्टर्स को? क्या आपको ये जानकारी लगी कब उनको कंफर्म हुआ? पिछले 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, कब उनको कंफर्म हुआ कि ये बीमारी निमोनिया नहीं है, ये एक अलग तरह का बैक्टीरिया है? कब वो टेस्ट की रिपोर्ट कब आई उनके पास? कितने दिन हो गए इस पर्टिकुलर बीमारी का इलाज करते हुए उनको? जी, ये करीब 2 से 3 माह पूर्व जो है उनको ये पता चला, और क्योंकि पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड की अपन बात कर रहे हैं, तो गत 6 माह के अंदर जो है वो करीब 6 मामले आए हैं। जी ठीक है, ठीक है मुकुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो इसमें महत्वपूर्ण बात देखिए डॉक्टर सुजीत साहब की, शुरुआत में जो डॉक्टर्स हैं वो भाई इलाज तो कर रहे हैं, बाकी सिम्टम्स को देखते हुए उनको भी अंदाज़ा नहीं है कि भाई ये बीमारी तो कुछ और अक्सर ऐसा होता है जब एक नई डिजीज़ आती है तो फिर बाद में ही पता लगता है उसका। तो ऐसे में सुजीत साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बाकी डॉक्टर्स के लिए आप अपने अनुभव से मेडिकेशंस के सिलसिले में क्या सजेस्ट आप करेंगे अगर किसी और जगह? देखिए मध्य प्रदेश में थोड़ा इसके मामले, उड़ीसा में इसके मामले आए हैं, पहले केरल में इसके मामले आए शुरुआती दौर में, राजस्थान में अब आया है, तो यहाँ बाकी जो स्टेट्स हैं, मिट्टी तो वहाँ भी है, मजदूर वहाँ भी काम कर रहे हैं, और ये बैक्टीरिया वहाँ तक भी पहुँच सकता है। तो ऐसे में क्या आपका अनुभव कहता है कि कैसे इसको डॉक्टर्स डील कर पाएंगे? जहाँ तक रही ट्रीटमेंट की बात, सर ट्रीटमेंट की बात मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, हमें बेसिकली पेशेंट को एसेस करना पड़ेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, हर बीमारी बेसिकली हर सिम्टम्स वही होते हैं, बुखार हो गया, इन्फेक्शन हो गया, खांसी आ गया, कुछ आ गया। ठीक है, जैसे कि निमोनिया में आपको बुखार खांसी रहेगी, आपको लिवर एब्सेस में भी बुखार रहती है, जॉइंट्स, एवरीथिंग इट्स द सेम सिम्टम, आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। और जैसे राजस्थान में केसेस आ रहे हैं, तो अगर ये सेम सिम्टम्स लेके आ रहे हैं, जो अगर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पूछनी पड़ेगी। कॉन्टैक्ट हिस्ट्री मतलब जहाँ पेशेंट कहाँ काम कर रहा है, अगर उसका कॉन्टैक्ट उस सॉइल से है जो कि इन्फेक्टेड हो रहा है, या वाटर से है, किसी माध्यम से, बिकॉज ट्रांसमिशन 2 तरीके के होते हैं सर, एक होता है जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, या पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन। इसी कॉन्टैक्ट के थ्रू इन्फेक्शन पर्सन इन्फेक्ट होता है। तो पहले हमें ये इवैल्यूएट करके, हमें उसको एसेस करके, पेशेंट के वाइटल्स देख के, इन्वेस्टिगेशंस भेज के आप इसको इवैल्यूएट करें। कल्चर्स हो गई, ब्लड कल्चर्स, और आपको भेजने होंगे, आपको चेन रिएक्शन करना ही करना होगा, बिकॉज अभाव है स्टडीज के ये बीमारी के रिगार्डिंग, बिकॉज ना तो हमने प्रीवियस में कभी इसकी हिस्ट्री सुनी नहीं है, ना हमें कभी कोई केस मिला है, तो अभाव के कारण हमें पूरा आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जब वो इन्वेस्टिगेशन होंगे कि कल्चर्स की रिपोर्ट 2 से 3 दिन लगते हैं सर, तब तक आपको एंटीबायोटिक्स चालू ही करनी होंगी, चाहे वो आप निमोनिया समझ के ट्रीट करें, चाहे लिवर एब्सेस समझ के ट्रीट करें। जहाँ पे कॉन्टैक्ट हिस्ट्री आई है, पेशेंट की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है कि भैया वो उस एरिया से बिलोंग करता है जहाँ पे केसेस आते हैं, तो आपने एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करनी है, अच्छे से फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स देनी है। इस बीच में उनके इन्फेक्शन, उनके मार्कर्स चेक करने हैं, वाइटल्स जैसे कि हम, और ब्लड मार्कर्स जो होते हैं जैसे कि हम TLC बोल रहे हैं, सब कुछ चीजें देखनी होगी आपने, और पेशेंट को इवैल्यूएट करना है जब तक रिपोर्ट्स ना आ जाए। अगर रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप एंटीबायोटिक को शिफ्ट कर सकते हैं। माने कल्चर्स में जो हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो सेंसिटिव नहीं है और रेजिस्टेंट आ रहा है, तो हम एंटीबायोटिक जो पॉजिटिव आ रहे हैं हमारे कल्चर में, उस बेसिस पे हम एंटीबायोटिक चेंज कर सकते हैं। टिल दैट टाइम आपका जो PCR चेन जो रिएक्शन जो आप PCR के थ्रू टेस्ट कराएंगे, चाहे कल्चर्स के थ्रू कराएंगे, अगर वो चीजें आपको कंफर्म आ जाती है कि ये मेलोड्स को बिलोंग करती है, तो आपने वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखनी। और बस 2 चीजें, मेन चीज ये है कि जो एज शुगर वाले पेशेंट्स होते हैं, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, इनमें थोड़ा सतर्क रह के और अच्छे से इलाज करना है बस। ठीक है पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर सचिन रस्तोगी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप HOD पैथोलॉजी लैब है उसके, अब उससे आप ताल्लुक़ रखते हैं। सचिन रस्तोगी साहब, क्या इस बीमारी के कुछ
मरीज आए हैं आपके पास, क्या आपकी पैथोलॉजी लैब में डिटेक्ट हुई है अब तक? सर अभी तक तो कोई कंफर्म केस नहीं है हमारे पास, बट स्टिल वी आर लुकिंग, हम थोड़ा कॉशियस होके देख रहे हैं कि कोई इस टाइप के सिम्टम्स के साथ कोई आता है तो विल ट्राई फॉर दैट। अभी तो फिलहाल कोई केस कंफर्मेशन में नहीं आया है। ठीक है, तो एचओडी इज हाउस ऑफ डायग्नोसिस ना सर? नहीं, दिस फॉर द यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी। ओके, ठीक है। तो इसमें सर सचिन रस्तोगी साहब, इसमें फिर महत्वपूर्ण बात मैं ये भी जरा जानना चाह रहा हूँ आपसे कि कैसे क्या जो आपकी जो लैब है या अन्य जो लैब्स हैं जहाँ पर टेस्टिंग होती है, अन्य बहुत सारी लैब्स हैं, तो वहाँ पर क्या इस तरह का एक नया बैक्टीरिया अगर होगा तो क्या उसको डिटेक्ट कर पाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी रहती है? यस सर, अभी उसका स्ट्रेन पता करने के लिए वैसे तो वायरोलॉजी सेंटर में जाता है, और दिस बैक्टीरिया नॉर्मल रूटीन कल्चर में आ जाएगा, और उसके बाद फिर उसमें हम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स लगा के देखेंगे कि कौन से एंटीबायोटिक से वो सेंसिटिव है। तो अभी ऐसा अभी हमारे पास कोई आया नहीं है, कल्टीवेट नहीं हुआ है, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर भरत सिंह शेखावत साहब, इस विषय पर आपका एक वाइंड अप कमेंट मैं चाह रहा हूं आपके अनुभव से, अगर आप इस पूरे विषय को अगर आप वाइंड अप कर पाएं जरा। देखिए सर, मेडिकल साइंस इज एवर चेंजिंग साइंस। इसमें रोज नई रिसर्च होती है, नई नई बीमारियां सामने आती है, और ये एक बहुत चैलेंजिंग काम है। एक अच्छे डॉक्टर को ये चाहिए कि वो एक तो जो अपनी ट्रेनिंग है उसके अनुसार, जब तक कि उसके लिए बहुत अच्छी गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं हो, तब तक वो अपनी क्लिनिकल विजडम से काम करे। इस केस में ऐसा है कि जो इन्फेक्शियस बीमारियां होती है, इनका ट्रीटमेंट जो है एक तो सिम्टोमेटिक होता है, एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। तो जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है उसमें कौन सा एंटीबायोटिक इसमें इफेक्टिव है, इसका जैसे पूर्व वक्ता भी बता रहे हैं, कल्चर सेंसिटिविटी से मालूम पड़ता है। फिर भी हमको इन्फेक्शन से ज्यादा मरीज ट्रीट करना है, तो हमको ये देखना है कि मरीज की क्लिनिकल कंडीशन कैसी है, और उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो ये मेडिकल साइंस में नए नए चैलेंजेस आते हैं, और हमको ट्रीट करके हम अपने आप को अधिक कैपेबल बनाते हैं कि जिससे वो इस तरह की चुनौतियों का हम सामना कर सकें। बिल्कुल, और यही उम्मीद भी है हम सभी को कि बहुत जल्द इसका एक पुरजोर पुख्ता तोड़ भी निकलेगा, और तब तक डॉक्टर्स अपने पूरे अनुभव और एजुकेशन के साथ इस डिजीज़ को टैकल सफलतापूर्वक करेंगे, कर भी रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का। रस्तोगी साहब, आप देर में जुड़े, मैं कम बातचीत आपसे कर पाया, फिर दोबारा पैनल पर आपको पैनल के जरिए फिर दोबारा इस विषय पर बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। तो एक नई बीमारी ने, नई बैक्टीरिया ने दस्तक दी है, आप लोग को अपना बेहद ख्याल रखने की ज़रूरत है। मिट्टी में जो लोग ज़्यादा, जिनका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है, उनको खास तौर पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।